वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है। इन डिटेल्स में ज्यादातर यही टॉपिक स्टूडेंट को परेशान करता है। ये वीडियो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इससे अपना कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा आपकी बुक का इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का उसकी फिगर्स थी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, समझे, आधा इंटीग्रल सोल्व कर लिया, तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है। आप एक कॉपी पेंसिल पकड़े और इसे लिख ले, लिखेंगे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। जब पेपर या टेस्ट है खोलकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। तो करते हैं अपनी फंटास्टिक वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है, डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करें। इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आप किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों के पास क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप डेफिनेशन तो क्रिस्टल क्लियर हो गई हो, लेकिन नीचे वाले कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करें। मैग्नीफाई पावर, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, ये फार्मूला है लेकिन सिर्फ जूनियर है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। ये सारा यहाँ पर मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करवाने के लिए लिखा है। अब देखिए, मैग्निफिकेशन एंगुलर साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय मैग्नीफाइड ग्लास। ये आपकी क्या है, इमेज का है मैग्निफिकेशन। जब आप इस दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ये हमारे पास मैग्नीफाइड ग्लास हो जाता है। जब आप एंगुलर साइज ऑफ इमेज और एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का जब आप रेशियो निकालते हैं तो आप लोगों के पास वो मैग्नीफाइड ग्लास बन जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। उसके बाद मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब, मैग्निफिकेशन इज, आपने कभी मैथ्स पे पढ़ा है, वो क्लास मैट्रिक में अल्फा बीटा वाला हमारे पास यूनिट है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आप बीटा और अल्फा पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड करें। ये जो आपको डैश दिख रहा है ना, ये क्यू डैश, और ये आप इसे कुछ भी बुला सकते हैं, और आप ये जो देख रहे हैं इसे बीटा कहते हैं जो क्यू डैश होता है, और इसे क्यू डैश जो होता है उसे आप अल्फा कहते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप बीटा अल्फा भी पढ़ सकते हैं या आप यह भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। जो भी पढ़ना है इसे हम काफी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन जो मैंने नाम दिए वो आई होप स्टूडेंट्स के लिए अच्छे साबित हो। उसके बाद है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब आती है सिंपल माना यानी कि कोई आम सी चीज होगी जो कि मैं आपको सिंपल कर कर बताऊंगी। अंडरस्टैंड। ये सिंपल, तो आपने कभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको पढ़ाया था जिसकी एक साइड इस तरह होगी, ये मैंने आपको पढ़ाया था लेंस वाली वीडियो में। तो क्या वो सिंपल हो, यानी कि उसके अंदर एक तरह सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। डॉक्टर्स को आप लोगों ने देखा होगा, उनके यहाँ पर छोटी चीजों को बड़े करने के लिए उन्होंने एक लेंस लगाया होता है, उस आईने के अंदर होता है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। या आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है, तो वहीं पे लिख लें। उसके बाद है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हो नो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना है। इट प्ले ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड क्रिटिकल सेंटर, या ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं। अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन पर लाना है तो आपको लेंस पर कहाँ पे रखना है, ये भी एक एमसीक्यूज है, इसे भी मार्क कर ले। अगर पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट में, एमसीक्यूज में आता है, तो आपके लोगों के चार ऑप्शन होंगे। फोकस और क्रिटिकल सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो आपको इमेज क्या आएगी, मैग्नीफाई। मैंने आपको ये रूल पढ़ाए थे, पोजीशन ऑफ इमेज, हर चीज पढ़ाई थी। अब देखिए, इमेज इज फाउंड एट नियर पॉइंट, इमेज आपको बिल्कुल साफ नजर आएगी, ये एमसीक्यूज आता है। डिस्टेंस आपका 25 पर आपको इमेज बिल्कुल क्लियर मैग्निफिकेशन पर नजर आएगी। अगर 25 से पीछे है तो आपको ब्लर नजर आएगी। अब यहाँ पर देखें नेचर क्या होगी ऑब्जेक्ट की, मैं इस फिगर ऐसे ही नहीं बनाई, कॉन्सेप्ट के लिए बनाई है। ये आप लोगों की नेचर ऑफ इमेज मैग्नीफाई होगी, विजुअल होगी, और रेड सीडिंग या फिर अपर राइट भी होगी। जो भी नाम से मेरा यही होता है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद देखें, ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है और इसके पीछे मैंने एक यहाँ पर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो ही मैग्निफिकेशन होगी। अंडरस्टैंड। ये मैंने इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमें पता है ये दो रूल्स लगाए तब भी इमेज दी, इमेज आई फोकस से टकराई, ये आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रूल को मेरी वीडियो से आई थिंक अंडरस्टैंड कर ही लिया हो। उसके बाद ये अब देखिए, ये कभी भी आपको लगता है कि ये कहीं मिलेगी,
इन्फिनिटी पर है, कहाँ से जाकर ये मिलेगी? ये नहीं मिलेगी, दूर दराज इलाकों में मिलेगी आई थिंक। तो आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट से जब बड़ी आपको इमेज मिले तो आप उसे क्या कहते हैं? मैग्नीफाई करनी। ऑब्जेक्ट के आगे करनी है, पीछे बनी? भाई पीछे बनी है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल होगी, ये सीधी है यानी कि इरेक्ट होगी, यहाँ पे अपराइट होगी। अंडरस्टैंड? अब आप इसे देखें मैथमेटिकली आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ एमसीक्यूज रखा है, मैं आगे आपको यही स्टडी करवाने लगी हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थिक रखूं, कॉन्वेक्स लेंस थिक कर दूं, तो इसकी फोकल लेंथ है कि मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया? मोटा कर दिया। मैं यहाँ पर इसे क्या कर रही हूँ? मोटा कर रही हूँ। मोटा करूंगी तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी। अगर मैं यहाँ पे पतला कोई लगाऊंगी तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये एमसीक्यू आता ही आता है, कहाँ पर भी चेक कर लें। मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट इसे कैसे करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगर्स बनानी। फॉर्म फिगर ए में ये मैंने 10 लिया, उसके बाद यहाँ पर थीटा, इसे थीटा भी कहते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो अल्फाज आई थिंक आपको तो समझ आ रहे हो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर पे और बेस पे। ऑब्जेक्ट से लेकर, इमेज से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर देखिए, मतलब कि जहाँ पर आपका एंगल बना है ना, वहां से तक आपका जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ से बेस क्या होती है? डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का और इस एंगल का, उसे आप क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यहाँ से आप लोगों की क्या होगी? बेस होगी। अब देखें tan थीटा, अंडरस्टैंड? यहाँ पे इसे आप बुला सकते हैं अल्फा भी। अब इसे देखें, अगर आप अपनी आंख से देखते हैं, यानी कि आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इंस्ट्रूमेंट के बिना देख रहे हैं तो वो आप लोगों के पास क्या होगा? लेंस होगा। यानी कि आप अपनी निकल आई से देख रहे हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो कुछ इस तरह का एंगल बनेगा। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट कॉनकेव मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों के पास वो क्या होगा? थोड़ा क्या होगा? ये आप लोगों के पास बीटा डैश होगा। क्या होगा? ये अल्फा, ये वो छोटा बना और ये आप लोगों के पास क्या हुआ? बीटा हुआ। अब tan थीटा हमने रिप्रेजेंट किया है O ओवर D से। अब tan थीटा वो छोटी वैल्यू है, इस वजह से हमने क्यू रखी, इसे आप अल्फा भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए O ओवर D हमने वैसे ही वैल्यू रिप्रेजेंट की क्योंकि O से लेकर D तक का डिस्टेंस है, इस वजह से हमने लिखा है और ये बराबर कर दिया इक्वेशन। जैसे भी बना लें फॉर्म फिगर बी। अब देखिए tan थीटा डैश है, tan थीटा डैश बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल से लेकर जो इमेज तक का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आप लोगों का क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने मेरी वीडियोस देख ली हो वो वाली, क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। 25 एमसीक्यूज है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल साफ बनेगी। अब फॉर्म बी, यहाँ पर tan थीटा डैश है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। अब tan थीटा आई से लेकर डी तक का हमने क्या रखा? डिस्टेंस रखा इसका। और स्मॉल एंगल बनेगा हमें पता ही है और क्यू डैश बराबर हो जाएगा आई ओवर डी। जो भी नाम दे ले, दुनिया का जो भी नाम दे ले। अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक को और ज्यादा डिस्कस। तो देखिए आ चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने 2 क्वेश्चन इक्वेशंस को क्लियर किया है, 3rd इक्वेशन को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। अब यहाँ पर है बिकम, आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था कि थीटा डैश बराबर होता है थीटा के। उसके बाद हमने एक इक्वेशन निकाली थी जो हमारे पास थी ए आई ओवर डी, और सेकंड हमने निकाली थी थीटा की इक्वेशन जो कि थी ओ ओवर डी। अंडरस्टैंड? आप जो भी दुनिया का लेटर ले सकते हैं, अल्फाबेट का लेटर ले सकते हैं एज यू विश, बट ये ज्यादा यूज होते हैं। अब मैग्निफिकेशन की हमने निकाली थी ए ओवर ओ। काफी स्टूडेंट बोलते हैं ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अंडरस्टैंड? और ये हमारे पास क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। अंडरस्टैंड? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। हम इमेज के डिस्टेंस को Q से शो करते हैं और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम P से शो करते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद मैंने एक इस तरह का बनाई थी आपको इमेज, इसका मैंने क्या बनाया था? डिस्टेंस बनाया था। तो ये हम किससे शो करते हैं? D से। अंडरस्टैंड हुआ या नहीं? उसके बाद P को तो हम P से ही अंडरस्टैंड करते हैं।
उसके बाद मैग्निफिकेशन किसके बराबर थी? तो मैग्निफिकेशन बराबर थी हमारे इसके डिस्टेंस ओवर पी के। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गए, जो बी दुनिया का लेटर ले ले एज यू विश। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f बराबर है 1/p के प्लस 1/q। करें 1/f 1/p प्लस 1/q। हमने यहाँ पर पॉजिटिव का साइन, अब मैं इसको नेगेटिव में, काफी स्टूडेंट होते हैं बताते ही नहीं है, काफी टीचर्स होते हैं कि नेगेटिव का साइन क्यों आया। इस वजह से आया है क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करें, तो वो ये हमारे पास नेगेटिव होता है। अंडरस्टैंड कैसे आया फॉर्मूला? मल्टीप्लाई डिस्टेंस ओवर बोथ साइड। हम मैथ में बोथ साइड क्या करते हैं, कभी डिवीजन कभी मल्टीप्लिकेशन। तो d/f बराबर है d/p। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमारे पास d ओवर क्या आ गया, q आ गया। अब देखिए हमने ये दोनों इक्वेशंस लिखी, ये थर्ड लिखी। अब d/f भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद d/f को जैसे ही आप सारी इक्वेशन जो फाइंड किए वो एक जगह पे आप जब लिखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी आ जाएगी, और d को d से आप क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी आपकी ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, फाइंड, जो कि बुक के क्या थी, अकॉर्डिंग टू। उसके बाद हमारे पास आता है रेड्यूसिंग पावर। अब हमारे पास रेड्यूसिंग पावर क्या होती है? द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली ऑब्जेक्ट। हम दो क्लोजली ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं एट पॉइंट सोर्स से। और यहाँ पर देखें, जब भी हम दो करीब के ऑब्जेक्ट लेंगे उसके बीच में वो इतने ज्यादा क्लोज होंगे, उसके बीच में जब हम डिस्टिंग्विश करेंगे, उसका अचीव करेंगे, पता लगाएंगे, तो ऐसी चीज को हम रेड्यूसिंग पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कैमरा देखे होंगे, हमें अपनी पिक्स बहुत अच्छी लग रही होती है, हम उसे जूम करके देखते हैं। जब जूम करके देखते हैं वो अपनी मैनरी पावर छोड़ देती है, मैनर पावर छोड़ देती है। उसके बाद जो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है रेड्यूसिंग पावर। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमारे पास इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी मैग्निफिकेशन मालूम करनी है। अब अंडरस्टैंड करें, फोकल लेंथ कितनी मिली है, 5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन मालूम करनी है, हमने ये फार्मूला यहाँ से उठाया है, यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें हमारा डिस्टेंस, ये हमारी फोकल लेंथ। अब हमारी फोकल लेंथ हमें कितनी मिली थी, 5 की मिली थी। हमें पता है कि जब भी हम मैग्निफिकेशन करते हैं 25 में हमें क्लियर इमेज नजर आती है। इस वजह से आपने हमेशा रट्टा मार लेना है, ये 25 ही आएगा। उसके बाद जब आप इसकी लिखेंगे, जो हमें 6 मिली हुई है, 1 को प्लस करेंगे 5 के बाद 6। अब आपको एक फर्क नजर आया कि आपकी मैग्निफिकेशन क्या होती है। अगर फोकल लेंथ आपकी ज्यादा होगी, मैग्निफिकेशन कम होगी, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी फंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक